हेलो दोस्तों, इंटेलेक्टो.इन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग अपनी एंशिएंट हिस्ट्री की टेस्ट टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज के अंतर्गत 12वां मॉक टेस्ट सॉल्व करने वाले हैं। और इस मॉक टेस्ट का जो टॉपिक है वो है गुप्त काल। और आपको पता ही होगा कि सभी परीक्षाओं की दृष्टि से इतिहास यानी कि प्राचीन इतिहास के अंदर गुप्त काल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हर बार यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और मैं पहले ही बता चुका हूँ और फिर भी बता देता हूँ कि जितने भी प्रीवियस जो टेस्ट डल चुके हैं उनका जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो आप सबसे पहले उनको देखिए अगर आप यहाँ पर नए आए हैं तो, क्योंकि उससे आपको जो तथ्य है उनको एक क्रम में समझने में काफ़ी आसानी होगी। तो चलिए फिर बिना किसी देर करते हुए इसको शुरू करते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस की जो संख्या है वो गुप्त काल से कुछ ज़्यादा है, इसलिए टाइम लगेगा। और मैं नहीं चाहता हूँ कि फालतू की बातों में आपका वक्त बर्बाद हो और आप अपने लक्ष्य से भटकें। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गुप्त शासकों का आरंभिक क्षेत्र था। तो जो गुप्त शासक थे उनका जो आरंभिक क्षेत्र था वो आपका था बिहार, ठीक है, और एक था उत्तर प्रदेश, ठीक है। और एक फैक्ट आपको ये भी याद रखना है कि जब गुप्त वंश की स्थापना नहीं हुई थी तो इससे पहले जो गुप्त थे वो कुषाणों के यहाँ पर सामंत थे, ठीक है। कहाँ पर? जो कुषाण वंश के शासक थे उसके यहाँ पर गुप्त लोग जो थे वो सामंत का पद धारण करते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गुप्त वंश की स्थापना की थी श्री गुप्त ने, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपको ये भी याद रखना है कि जो श्री गुप्त था उसने किसकी उपाधि धारण की थी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो उसने महाराज की उपाधि धारण की थी, ठीक है। आपको पता ही होगा कि जितने भी प्राचीन शासक थे वो जो उपाधियां धारण करते थे उनसे क्वेश्चन हमेशा बन जाते हैं कि कौन सा शासक क्या उपाधि धारण करता था। तो यहाँ पर आपको मैंने बता दिया कि गुप्त वंश की जो स्थापना थी वो श्री गुप्त ने की थी और उसने महाराज की उपाधि धारण की थी, ठीक है। एक क्वेश्चन और यहाँ पर इम्पोर्टेंट आपसे बन सकता है, मैं आपको बता दूं। अगर गुप्त वंश की स्थापना की बात की जाए तो हो गया समुद्रगुप्त, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो जो गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक था वो था चंद्रगुप्त प्रथम। आप ये याद रखेंगे, स्थापना तो हो गई श्रीगुप्त ने, अगर वास्तविक संस्थापक की बात की जाए या वास्तविक स्थापक की बात की जाए तो वो चंद्रगुप्त प्रथम होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी। अच्छा, मैं बता दूं गुप्त राजाओं के संदर्भ में एक चीज़ यह भी है, उन्होंने बहुत उपाधियां धारण की हर शासक ने, इसलिए यहाँ से उपाधि के संदर्भ में काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिले हैं, इसीलिए मैंने इन क्वेश्चंस को इस टेस्ट में शामिल किया है। तो अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने जो उपाधि धारण की थी वो थी महाराजा धीराज की, ठीक है। और चंद्रगुप्त प्रथम के संदर्भ में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपको याद करने लायक ये है कि जो चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह हुआ था वो लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से हुआ था, ठीक है। किससे हुआ था? कुमार देवी से। और ये कहाँ की राजकुमारी थी? ये थी लिच्छवी की राजकुमारी, ठीक है। तो ये दोनों बातें आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किसने गुप्त संवत की स्थापना की थी। तो गुप्त संवत की स्थापना की थी चंद्रगुप्त प्रथम ने, ठीक है। और ये तिथि जो थी गुप्त संवत की वो थी 319 ईस्वी। और इस ईस्वी को चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की स्थापना इसलिए की थी क्योंकि इस तिथि को चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक हुआ था, ठीक है। और आप इस तिथि को जरूर याद रखेंगे, 319 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है, किसका उल्लेख इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख में मिलता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि समुद्रगुप्त का उल्लेख इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख में मिलता है। और इलाहाबाद स्तंभ लेख को प्रयाग प्रशस्ति भी कहते हैं, ठीक है। आप कंफ्यूज मत होइए, बहुत बार आपको प्रयाग प्रशस्ति शब्द भी देखने को मिलेगा, ठीक है। और इस जो प्रयाग प्रशस्ति है इसका जो रचयिता है
वो कौन है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो प्रयाग प्रशस्ति का जो रचयिता है वो है हरिसेन, ठीक है। और हरिसेन था कौन, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये था समुद्रगुप्त का राजकीय कवि। तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया कि जो इलाहाबाद स्तंभ लेख था वो उसमें समुद्रगुप्त का वर्णन मिलता है, और उसे अब मतलब उस अभिलेख को प्रयाग प्रशस्ति भी कहते हैं। और उस अभिलेख का जो रचयिता है वो है हरिसेन। और हरिसेन ये कौन था, ये था समुद्रगुप्त का कवि और सचिव भी था, ठीक है। ये भी आप याद रखेंगे, ये राजकीय कवि भी था समुद्रगुप्त का और सचिव भी था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसे भारत का नेपोलियन कहा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वनडे एग्जाम के लिए। तो भारत का नेपोलियन कहा गया है समुद्रगुप्त को। और एक यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पूछा जाता है कि किस इतिहासकार के द्वारा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया है। तो ये कहा गया है विंसेंट स्मिथ के द्वारा। मैं लिख देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए, विंसेंट स्मिथ। और क्यों कहा गया, वो इसलिए कहा गया क्योंकि समुद्र ने बहुत सारे युद्धों को जीता था। तो इस विजय अभियान के कारण इसे भारत का नेपोलियन विंसेंट स्मिथ, जो कि एक इतिहासकार थे, इनके द्वारा कहा गया। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि समुद्रगुप्त को किसकी उपाधि दी गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो समुद्रगुप्त को कविराज की उपाधि दी गई थी। और जो समुद्रगुप्त था वो अपने सिक्कों पर वीणा बजाते हुए भी दिखाया गया था, ठीक है। तो एक फैक्ट आपको ये याद रखना है कि इसको कविराज की उपाधि दी गई थी। और दूसरा, जो समुद्रगुप्त था उसे अपने सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किस गुप्त शासक ने अपनी विजय के पश्चात अश्वमेध पराक्रम की उपाधि धारण की थी। तो ये भी समुद्रगुप्त ही था जिसने अपनी विजय के पश्चात अश्वमेध यज्ञ किया और अश्वमेध पराक्रम की उपाधि धारण की। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि समुद्रगुप्त ने किस प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु को संरक्षण दिया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये एक। तो समुद्रगुप्त ने एक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु गुप्त काल के रहे थे वसुबंध, उनको संरक्षण प्रदान किया था। अगला क्वेश्चन है, किस अभिलेख पर समुद्रगुप्त की प्रशस्ति खुदी हुई है। तो ये खुदी हुई है आपको इलाहाबाद अभिलेख से, और इसी अभिलेख से समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। अब अच्छा, कुछ आपको जानकारी मैं दे देता हूँ इलाहाबाद अभिलेख के बारे में। तो इलाहाबाद अभिलेख पहले कहाँ पर था, ये कौशाम्बी में था पहले। कहाँ पर था, ठीक है, ये कौशाम्बी में था। और इसे किसके द्वारा, आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, इसे जहांगीर द्वारा, ठीक है, जहांगीर द्वारा इसे इलाहाबाद लाया गया था। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट और यहाँ से आपसे क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है कि जो इलाहाबाद अभिलेख था उसे रानी का अभिलेख भी कहते हैं, ठीक है, रानी का अभिलेख भी कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की थी। मैं बार बार बता रहा हूँ कि जो गुप्त शासक थे उनसे उपाधियों के संदर्भ में बहुत सारे क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं, इसीलिए मैंने इनको यहाँ पर शामिल किया है। और आपको पता भी होना चाहिए कि कौन से गुप्त शासक ने कौन कौन सी उपाधि धारण की थी। तो आइए क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो यहाँ से आपसे पूछा गया है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की थी। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की भी उपाधि धारण की थी, देवगुप्त की भी उपाधि धारण की थी, और परम भागवत की भी उपाधि धारण की थी। इसीलिए जो आपका उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त सभी, ठीक है। और एक चीज़ और आप याद रखेंगे कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय था उसने शकों को भी पराजित किया था, जो शक शासक थे उनको भी पराजित किया था। इसीलिए इसे 2 उपाधियां और मिली थीं, ठीक है। ये तो 3 थी ही, विक्रमादित्य, देवगुप्त और परम भागवत के अलावा इसे शकों को हराने के कारण इसे शक विजेता, ठीक है, क्या कहा जाता था, शक विजेता, या फिर इसे सक्री भी कहा जाता था, ठीक है। ये तो ये भी आप याद रखेंगे, विक्रमादित्य, देवगुप्त, परम भागवत, शक विजेता और सक्री, ठीक है। ये 5 उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा धारण
की गई थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किसने विक्रम संवत की स्थापना की थी। तो ये की थी चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ठीक है, और यहाँ पर जो इसकी तिथि थी वो 57 ईसा पूर्व थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में जो चीनी यात्री भारत आया था वो था फायान। ठीक है, और ये कब आया था, ये आया था 399 ईस्वी में, 399 ईस्वी में। और यही बातें जानने लायक हैं, फायान आया था और कब आया था, 399 ईसा पूर्व में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चीनी ग्रंथों में भारत को क्या कहा गया है। ये क्वेश्चन आपका यूपीपीसीएस में पूछा जा चुका है। तो चीनी ग्रंथों में भारत को कहा जाता था यिन तू। ठीक है, काफ़ी अजीब सा है लेकिन आप याद करिए क्या कहा जाता था, यिन तू। अगला क्वेश्चन है मेहरौली लौह स्तंभ का समीकरण किससे जोड़ा जाता है। तो जो मेहरौली लौह स्तंभ है उसका समीकरण जोड़ा जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय से। और थोड़ा मेहरौली लौह स्तंभ के संदर्भ में जाने तो ये दिल्ली में मेहरौली नामक स्थान पर स्थित है। और यह कहाँ पर स्थित है, एकदम एक्चुअल इसके स्थापित स्थान की बात की जाए तो ये कुतुब मीनार के कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के समीप स्थित है। कहाँ पर, कुतुब मीनार के कुब्बत उल इस्लाम के मस्जिद के पास ये स्थित है। और यहाँ पर जो मेहरौली लौह स्तंभ है उसमें चंद नामक, ठीक है, किसी शासक का उल्लेख किया गया है और इस चंद का जो समीकरण है वो चंद्रगुप्त द्वितीय से जोड़ा जाता है। ठीक है, आप ये जरूर मेहरौली लौह स्तंभ के संदर्भ में याद रखेंगे कि ये कुतुब मीनार के कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के समीप में स्थित है। और मेहरौली कहाँ पर है, दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है गुप्तों में किसके शासनकाल को कला एवं साहित्य का स्वर्ण काल माना जाता था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बार बार बता रहा हूँ। और ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, चाहे वो यूपीपीसीएस हो या फिर आपका आगामी आरओ हो, ठीक है, या फिर बीपीएससी हो या फिर एमपीपीसीएस हो। बाद बाकी जो अन्य भी एग्ज़ाम आ रहे हैं जीएस से रिलेटेड जहाँ पर इस टॉपिक से अगर प्रश्न बनते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन आपको जो ये प्रश्न है ज़रूर देखने को मिलेंगे। और प्रश्न अगर सीधा यहाँ से नहीं आएगा तो जो मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन वहाँ से आएगा, क्योंकि इतना सफिशियंट है जो भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। तो गुप्तों में किसके शासनकाल को कला एवं साहित्य का स्वर्ण काल माना गया था। तो ये माना गया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल को। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि चंद्रगुप्त द्वितीय की राजधानी कहाँ थी। तो जो चंद्रगुप्त द्वितीय था उसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र में। ठीक है, और एक चीज़ और आपसे यहाँ पर पूछी जाती है कि चंद्रगुप्त द्वितीय की दूसरी राजधानी कहाँ थी। तो ये थी उज्जैनी। मैं लिख देता हूँ वहाँ पर, नोट कर लीजिए आप लोग। तो पहली तो हो गई आपकी पाटलिपुत्र, दूसरी हो गई उज्जैनी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त द्वितीय के राज दरबार में कितने रत्न थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है। और कैसे बनता है, एक तो कितने रत्न थे, कौन कौन थे और उनका जो पेशा था, ठीक है, वो क्या था, ये पूछा जाता है। पेशा हमेशा मिलान करने के लिए दिया जाता है, तो ये आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को थोड़ा डिस्क्राइब तो कर लें। चंद्रगुप्त द्वितीय के राज दरबार में थे 9 रत्न। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ। पहले जो 3 थे वो थे कालिदास, और कालिदास कौन थे, ये महाकवि थे। और दूसरे थे धन्वंतरी, आपने सुना ही होगा, ये महान चिकित्सक थे। और तीसरे थे बराह मिहिर। ठीक है, ये कौन थे, ये थे खगोल विज्ञानी। आप लोग नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त द्वितीय के राज दरबार में रत्नों में शामिल क्षणपक कौन थे। तो जो चंद्रगुप्त द्वितीय के राज्य दरबार के 9 रत्नों में शामिल जो क्षणपक थे वो थे एक ज्योतिषी। ठीक है, और जो और रत्न थे वो थे अमर सिंह। अमर सिंह कौन थे, ये थे कोषकार।
और एक शंकु थे, ये थे वास्तुकार। और बाद बाकी अगले क्वेश्चन में इनको कवर करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि प्राचीन काल के महान जादूगर बेताल भट्ट किसके राज दरबार को सुशोभित करते थे? तो ये करते थे चंद्रगुप्त द्वितीय के राज दरबार को, और ये चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक थे, और ये थे एक महान जादूगर, ठीक है। और बाद बाकी 2 अब और बचे हैं। तो एक थे बररुचि, ये व्याकरण से संबंधित थे, और दूसरे थे घट करपर, ये घट करपर, ठीक है। तो ये थे कूटनीतिज्ञ, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मैंने 9 जो रत्न थे उनके बारे में बता दिया, उनका नाम बता दिया, और जो उनका पेशा था वो भी बता दिया। तो आप इसको अच्छे से लिख लीजिए या फिर याद कर लीजिए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय विद्या का प्रमुख केंद्र था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय जो विद्या का प्रमुख केंद्र था वो पाटलिपुत्र भी था और उज्जैनी भी था, ठीक है। तो आपका उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त दोनों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किसका काल ब्राह्मण धर्म के चरमोत्कर्ष का काल था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय का काल ब्राह्मण धर्म के चरमोत्कर्ष का काल था, ठीक है। और वैसे जो चलिए क्वेश्चन बनेगा ही आगे, तो मैं आपको क्या बताऊं, क्योंकि क्वेश्चन मैंने हर एक छोटे से सेगमेंट से उठाया ही है। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, गुप्त काल में चांदी के सिक्के को क्या कहते थे? तो गुप्त काल में चांदी के सिक्के को कहा जाता था रूपक, ठीक है। और एक चीज़ आपको और याद रखनी होगी कि गुप्त शासकों में सर्वप्रथम चांदी के सिक्के चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा ही चलाए गए थे। तो एक तो फैक्ट ये हो गया कि चांदी के सिक्के को गुप्त काल में रूपक कहते थे, और गुप्त काल के अंतर्गत अगर हम लोग देखें तो सर्वप्रथम जो चांदी के सिक्के थे वो चलाए गए थे चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को क्या कहते थे? तो गुप्त काल में जो स्वर्ण मुद्रा होती थी उसे बोलते थे दीनार, ठीक है। और जो दैनिक क्रय विक्रय होता था उसमें लोग कौड़ियों का प्रयोग करते थे। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है, ठीक है। तो स्वर्ण मुद्रा को तो कहते थे दीनार, और चांदी को मैंने बता ही दिया रूपक कहते थे। बाद बाकी जो प्रतिदिन में क्रय विक्रय होता था उसमें लोग कौड़ियों का प्रयोग करते थे। और ये जो जानकारी दी है कौड़ियों के प्रयोग की, ये दी है किसने? जो चीनी यात्री फायान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, उसने। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक ने महेंद्रादित्य, श्री महेंद्र और महेंद्र अश्वमेघ जैसी उपाधि धारण की थी? मैं बार बार कह रहा हूँ, गुप्त शासकों ने बहुत सारी उपाधियां धारण की थी और उनसे क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, इसीलिए मैंने इनको यहाँ पर इंक्लूड किया है, ठीक है। तो देखिए भाई, बताइए किसने महेंद्रादित्य, श्री महेंद्र और महेंद्र अश्वमेघ जैसी उपाधियां धारण की थी? तो ये की थी कुमार गुप्त ने, ठीक है। किसने? कुमार गुप्त ने। अगला क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया है, कुमार गुप्त के सिक्कों पर किसका अंकन मिलता है? तो कुमार गुप्त के सिक्कों पर मिलता है कार्तिकेय का अंकन, ठीक है। और मध्य भारत में एक फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ कि मध्य भारत में चांदी के सिक्कों का जो प्रचलन हुआ था वो इसी, ठीक है, कुमार गुप्त के ही काल में हुआ था। कहाँ पर? मध्य भारत में चांदी के सिक्कों का प्रचलन किसके काल में? कुमार गुप्त के काल में। और कुमार गुप्त के सिक्कों पर किसका अंकन मिलता है? तो वो मिलता है कार्तिकेय का। अगला क्वेश्चन और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, किसको ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान कहा जाता है? तो ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान कहा जाता है नालंदा विश्वविद्यालय को। और एक मैं इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपको बता दूं तो नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना की थी वो की थी कुमार गुप्त ने, जिसके बारे में आपने अभी ऊपर देखा था, ठीक है। तो ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान कहा जाता है नालंदा विश्वविद्यालय को, जिसकी की स्थापना की थी कुमार गुप्त ने। अब अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है वो है, किसके शासनकाल में प्रथम हूण आक्रमण हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हुआ था स्कंद गुप्त के शासन काल में, ठीक है। और ये इस स्कंद गुप्त ने हूणों को
पराजित किया था, और ऐसा उल्लेख किस में मिलता है? ये आपका मिलता है भीतरी स्तंभ अभिलेख में। ठीक है, तो प्रथम हूण आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? वो हुआ था स्कंद गुप्त के शासनकाल में, और स्कंद गुप्त ने हूणों को पराजित किया था, और ऐसा जो उल्लेख है वो किस में मिलता है? भीतरी स्तंभ अभिलेख में। अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कौन भारत में दूसरे हूण आक्रमण का नेता था? यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है, आरओ में भी आ चुका है। तो जो भारत में दूसरे हूण आक्रमण का नेता था वो था तोरमाण। विकल्प सी आपका सही उत्तर है। और एक फैक्ट और है कि हूणों के आक्रमण से सर्वाधिक जो प्रभावित राज्य था या फिर प्रभावित शासक थे वो थे गुप्त। ठीक है, इनके काल में ही भारत में सर्वाधिक हूण आक्रमण देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्कंद गुप्त के द्वारा राजधानी को कहाँ स्थानांतरित किया गया था? तो जो गुप्त शासक स्कंद गुप्त था उसने राजधानी को, ठीक है, कहाँ पर स्थानांतरित किया था? वो किया था अयोध्या में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन गुप्त वंश का अंतिम शासक था? तो जो गुप्त वंश का अंतिम शासक था वो था विष्णुगुप्त तृतीय। ठीक है, और इसी के शासनकाल में गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया था। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है कि किस काल में शतरंज का उद्भव हुआ था? तो जो शतरंज का उद्भव हुआ था, शतरंज आप जानते ही होंगे, चेस, जिसे प्राचीन काल में एक अलग नाम से जाना जाता था, चतुरंग। ठीक है, तो जो शतरंज का उद्भव हुआ था वो गुप्त काल में ही हुआ था। ठीक है, भारत के अंदर, और भारत से निकलकर ये सर्वप्रथम ईरान गया था। ठीक है, और उसके बाद फिर यूरोप पहुंचकर ये पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुआ ये खेल। तो ये जरूर याद रखना कि शतरंज को प्राचीन काल में चतुरंग कहते थे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है कि गुप्त शासक किस धर्म के अनुयायी थे? तो जो गुप्त शासक थे वो आपको पता होना चाहिए कि वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। वैष्णव को भागवत धर्म भी कहते हैं, जब आपको मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो यही एक कारण था कि जितने भी क्या बोलते हैं गुप्त शासक थे वो परम भागवत की उपाधि धारण जरूर करते थे। ठीक है, तो उसका जो रीजन था, जो कारण था, वो यही था कि जितने भी गुप्त शासक थे वो वैष्णव यानी कि भागवत धर्म को मानने वाले थे, इसीलिए वह परम भागवत जैसी उपाधि को धारण करते थे। अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किस वंश के शासक स्वयं के लिए दैवीय अधिकारों का दावा करते थे? बीपीएससी में शायद से ये प्रश्न आ चुका है। तो जो गुप्त शासक थे वो अपने लिए दैवीय अधिकारों का दावा करते थे। अगला क्वेश्चन है, कौन गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये जो थे वो चरक थे जो गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाने जाते थे। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये भी है कि चरक को शल्य चिकित्सा का पितामह कहा जाता है। किसको? चरक को। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल के ऐरण अभिलेख से किस प्रथा के साक्ष्य प्राप्त होते हैं? तो गुप्त काल के ऐरण अभिलेख से आपको सती प्रथा के साक्ष्य मिलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में ब्राह्मण तथा उच्च वर्ग के लोग किस भाषा का प्रयोग करते थे? तो गुप्त काल में जो ब्राह्मण तथा उच्च वर्ग के लोग थे वो करते थे संस्कृत भाषा का प्रयोग, लेकिन जो स्त्री थी, ठीक है, और जो शूद्र थे वो करते थे किस भाषा का प्रयोग? प्राकृत भाषा का प्रयोग। तो दोनों चीज़ें आप याद करिए, जो ब्राह्मण और उच्च वर्ग के लोग थे वो तो संस्कृत का प्रयोग करते थे, लेकिन जो स्त्रियां थीं और जो शूद्र वर्ग के लोग थे वो प्राकृतिक भाषा का प्रयोग करते थे। अगला क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस में पूछा जा चुका है। तो किस काल में नगरों का क्रमिक पतन होना शुरू हो गया था? तो ये गुप्त काल में जो नगर थे उनका क्रमिक पतन होना शुरू हो गया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि गुप्त काल में राजा को कौन सी उपाधि दी जाती थी? तो गुप्त काल में राजा को महाराजा धीराज की भी उपाधि दी जाती थी और परम भट्टारक की उपाधि भी
दी जाती थी। इसलिए जो आपका उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा उपर्युक्त दोनों। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में सेनापति को क्या कहा जाता था? तो गुप्त काल में सेनापति को कहा जाता था महाबलाधिकृत। ठीक है। और बाद बाकी देख लेते हैं कि गुप्त काल के जो अन्य अधिकारीगण थे उनको उस टाइम पर किस नाम से पुकारा जाता था। तो गुप्त काल में जो न्यायाधीश होता था उसे बोलते थे महादंड नायक। आप लोग लिख लीजिए, गुप्त काल में जो न्यायाधीश होता था उसे बोलते थे महादंड नायक। बाद बाकी गुप्त काल में जो युद्ध और शांति का मंत्री होता था उसे बोलते थे संधि विग्रहिक। ठीक है। तो न्यायाधीश हो गया महादंडा नायक, और जो युद्ध एवं शांति का मंत्री होता था उसे बोलते थे संधि विग्रहिक, और सेनापति को बोलते थे महाबलाधिकृत। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ें तो अगला क्वेश्चन जो आपके सामने आ रहा है वो है, गुप्त काल में पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था। तो गुप्त काल में जो पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था उसे बोलते थे दंडपाशिक। ठीक है। क्या बोलते थे? दंडपाशिक। बाद बाकी गुप्त काल के अंतर्गत जो राजकोष का अधिकारी होता था उसे बोलते थे भंडागाराधिकृत। ठीक है। भंडागाराधिकृत। ठीक है, इसको बोलते थे। और गुप्त काल में जो लेखा विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था उसे बोलते थे महाछपटलिक। ठीक है, महाछपटलिक। ठीक है, काफ़ी कंफ्यूजिंग सा नाम है, तो ये सारे लिखे हैं, आप देख लीजिए इनको। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में साम्राज्य का विभाजन किसमें किया गया था? तो गुप्त काल में जो साम्राज्य का विभाजन था वो किया गया था भुक्ति में या फिर देश में। ठीक है, किसमें? भुक्तियों में या फिर देश में। और इसके बाद भुक्ति या देश को पुनः किस में बांटा गया था? पुनः बांटा गया था जिलों में। जिलों को विषय भी कहते थे इस टाइम पे। ठीक है, तो गुप्त काल में जो साम्राज्य था वो पहले तो भुक्ति या देशों में विभाजित किया जाता था, उसके बाद देश या भुक्ति को किया जाता था जिले या फिर विषय में विभाजित। और जो जिले का प्रधान होता था या फिर विषय का प्रधान होता था उसे बोलते थे विषयपति। ठीक है, क्या बोलते थे? उसे बोलते थे विषयपति। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। तो गुप्त काल में जो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी वो थी ग्राम। ठीक है, और जो ग्राम का प्रधान होता था इस टाइम पे कहलाता था ग्रामिक, और इसके लिए एक शब्द आपको और मिलता है वो है महत्तर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में पुलिस कर्मचारी को क्या कहा जाता था? तो गुप्त काल में पुलिस कर्मचारी को कहा जाता था भाट, या फिर ऐसे भी आपको परीक्षा में लिखा मिल सकता है भट्ट, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। और एक चीज़ और मुझे याद आ रही है, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि गुप्त काल में जो गुप्तचर होता था, ठीक है, उसको कहा जाता था दूत। ठीक है, तो पुलिस कर्मचारी को कहा जाता था भाट या फिर भट्ट, और जो गुप्तचर कर्मचारी होता था उसे कहते थे दूत। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में स्थायी कृषकों पर लगाया जाने वाला भूमि कर को क्या कहते थे? तो जो गुप्त काल में स्थायी कृषकों पर भूमि कर लगाया जाता था उसे बोलते थे उद्रंग। ठीक है, ये गलत लग गया टिक यहाँ पर, विकल्प सी है उद्रंग। ठीक है, और जो भूमि उपज का कर था उसे बोलते थे भाग, और जो राजा को प्रतिदिन दैनिक वस्तुओं के रूप में दिया जाने वाला कर था गुप्त काल के अंदर उसे बोलते थे भोग। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में सीमा बिक्री की वस्तुओं आदि पर लगने वाला कर क्या कहलाता था? तो उसे बोलते थे शुल्क। ठीक है, और अस्थायी कृषकों पर लगाया जाने वाला कर कौन था गुप्त काल में? तो वो था ऊपरी कर। इस तरीके से जितने भी कर थे उनके जो नाम गुप्त काल के अंदर थे वो मैंने आपको बता दिए। भले ही मैं थोड़ा तेज़ चल रहा हूँ, आप चाहें तो वीडियो को थोड़ा स्लो करके या फिर थोड़ा पॉज करके इस चीज़ को अच्छे से सुन के नोट कर सकते हैं। मेरे अनुसार यही है कि आप चीज़ों को नोट कर लें, वो बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि आप फिर बाद में इतनी बड़ी वीडियो देखने का कोई वो नहीं रहेगा, आप अपने नोट से उनको बार बार रिवाइज कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि गुप्त काल में भूमि की राजस्व की दर उपज का कौन सा भाग
होती थी। तो गुप्त काल में भूमि की जो राजस्व की दर होती थी वो उपज का होती थी 1/6 भाग। ठीक है। और एक क्वेश्चन और आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है कि गुप्त काल में जो राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था, तो वो आप उत्तर देंगे भू राजस्व गुप्त काल में आय का प्रमुख स्रोत था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि गुप्त काल में सिंचाई कर को क्या कहते थे। तो गुप्त काल में सिंचाई कर को विदक भागम भी कहते थे और उदक भागम भी कहते थे। ठीक है, तो इस तरह से उपयुक्त दोनों आपका उत्तर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कौन गुप्त काल का प्रमुख उद्योग था। तो जो गुप्त काल का प्रमुख उद्योग था वो था वस्त्र उद्योग। अगला क्वेश्चन है गुप्त काल में कौन सा स्थान लोहे के यंत्रों के लिए प्रसिद्ध था। ये आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूपीपीसीएस द्वारा आयोजित समीक्षा अधिकारी परीक्षा में। तो गुप्त काल में जो स्थान लोहे के यंत्रों के लिए प्रसिद्ध था वो था वारंगल। ठीक है, और ये वारंगल कहाँ पर है, कर्नाटक में है। और यहाँ पर एक जनजाति थी, आज भी वो मिलती है, अगरिया। ये जनजाति उस समय से यहाँ पर लोहे के यंत्रों का निर्माण कर रही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है गुप्त काल में किस बंदरगाह से प्रसिद्ध देशों से समुद्री व्यापार होता था। तो गुप्त काल में जो पश्चिमी देशों से समुद्री व्यापार होता था वो होता था भृगु कच्छ बंदरगाह से। ठीक है, भृगु कच्छ मतलब आज का जो भड़ौच है। ठीक है, और अगर उत्तर भारतीय व्यापार की बात करें तो ये होता था ताम्रलिप्ति बंदरगाह से, और ये जो ताम्रलिप्ति बंदरगाह है ये है बंगाल में। ठीक है, तो पश्चिमी देशों से व्यापार होता था भृगु कच्छ से, और जो उत्तर भारतीय क्षेत्र थे वहाँ वह व्यापार होता था ताम्रलिप्ति बंदरगाह से। ठीक है। क्वेश्चन है अगला, गुप्त काल में अग्रहार भूमि से आशय है। ठीक है, तो गुप्त काल में जो अग्रहार भूमि से आशय है वो है मंदिर निर्माण हेतु दान में दी गई भूमि से। ठीक है, और एक चीज़ और बता दूं, जो मंदिर निर्माण या फिर ब्राह्मणों के लिए दान में गुप्त शासक जो भूमि देते थे वो कर से मुक्त होती थी। अगला क्वेश्चन है गुप्त कालीन भीतर गांव का मंदिर कहाँ स्थित है। वैसे तो मंदिरों के लिए हम लोग जो प्राचीन जो निर्माण कला है उसको अलग से मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आऊँगा, लेकिन मैंने फिर भी यहाँ पर इन चीज़ों को थोड़ा सा, दो जो मंदिर हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट गुप्तकालीन, उनको यहाँ पर मैंने शामिल कर लिया है क्योंकि इनसे क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही पूछा गया है यूपीपीसीएस में मोस्टली, क्योंकि ये दोनों मंदिर भी यहीं पर पड़ते हैं। और बताइए फिर गुप्तकालीन भीतर गाँव का मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो ये आपका स्थित है कानपुर में। ठीक है, कहाँ पर स्थित है, कानपुर में। और जो ये मंदिर है ये पक्की ईंटों का बना हुआ है, ये भी आप याद रखेंगे क्योंकि बहुत बार पूछ लिया जाता है कि ये मंदिर किससे बना है। तो ये मंदिर बना है पक्की ईंटों से। अगला क्वेश्चन है गुप्तकालीन देवगढ़ का दशावतार मंदिर किसको समर्पित है। तो गुप्तकालीन जो देवगढ़ का दशावतार मंदिर है वो समर्पित है किसको, भगवान विष्णु को समर्पित है। और अब इस मंदिर की अवस्थिति की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश के ललितपुर में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है, ललितपुर में। और इस मंदिर की जो निर्माण शैली है उसका निर्माण हुआ है पंचायतन शैली में। ठीक है, और ये मैंने आपको बता ही दिया कि ये भगवान विष्णु को समर्पित है। और जो भगवान विष्णु थे आपको पता ही होगा गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता थे, क्योंकि गुप्त काल में जो जितने भी शासक थे उन्होंने किसको भागवत या फिर वैष्णव धर्म का समर्थन किया था, उसको अपनाया था, इसीलिए विष्णु उनके सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता थे। अब अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है कि गुप्त शासकों की सरकारी या फिर दरबारी भाषा क्या थी। तो गुप्त काल की जो शासकों की जो सरकारी या दरबारी भाषा थी वो थी संस्कृत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी। तो जो गुप्तकालीन शासन प्रणाली थी वो राजतंत्रात्मक प्रकार की थी। और आप देखेंगे कि गुप्त काल में जो राजकीय पद थे वो वंशानुगत होने लगे थे। ठीक है,
ये भी एक फैक्ट मैंने आपको बता दिया है कि जो पद थे राजकीय वो वंशानुगत होने लगे थे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपसे पूछा गया है कि किस वंश के शासकों ने मंदिर एवं ब्राह्मणों को सर्वाधिक ग्राम अनुदान में दिए। तो ये गुप्त वंश के ही शासक थे और मंदिरों के निर्माण के लिए इन्होंने ब्राह्मणों को सर्वाधिक ग्राम अनुदान में दिए, क्योंकि ये ब्राह्मण जो धर्म था, जो भागवत धर्म था, जो वैष्णव धर्म था, उसका ये लोग पुनरुत्थान कर रहे थे। ठीक है, और इसी कारण से इन्होंने सर्वाधिक जो भूमि थी, जो गांव थे, वो ब्राह्मणों को दान में दिए ताकि बहुत सारे मंदिरों का निर्माण हो सके और पुनः जो भागवत धर्म है उसका उत्कर्ष हो सके। क्योंकि इससे पहले आपने देखा होगा कि जितने भी शासक थे वो बौद्ध और जैन धर्म को मानने वाले थे, लेकिन जो ये आए गुप्त शासक, इन्होंने फिर से जो ब्राह्मण धर्म था उसकी पुनर्स्थापना की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किस काल में स्त्रियों को पुरुष के बराबर दर्जा प्राप्त था। तो ये भी था गुप्त काल में और एसएससी में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब अगला क्वेश्चन है गुप्त वंश के शासकों की शासनावधि क्या है। तो गुप्त वंश के शासकों ने 319 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक शासन किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी शायद आपका एसएससी में आया है। तो तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक जो था वो था रामगुप्त। ठीक है, तो इस तरीके से गुप्त वंश से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो मैं आपके सामने लेके आया हूँ और 60 क्वेश्चन है। ठीक है, और 60 से ज़्यादा ही आई थिंक मैंने आपको फैक्ट बता दिए होंगे। तो आप क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से देखिए, उनके सही विकल्प को देखिए और मेरी बात को सुनिए, हो सके तो नोट करिए। और अगर आप इतनी चीज़ें कर लेंगे तो आई एम डैम श्योर कि जो आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम की, वनडे एग्ज़ाम की मोस्टली, तो उसमें से क्वेश्चन यहाँ से बाहर बहुत ही मुश्किल है कि जाए। क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएगा। और अगर आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो intellecto.in की वेबसाइट पर यूपी पीसीएस और आरओ दोनों के लिए टेस्ट सीरीज चल रही हैं। पूरी डिटेल मैंने यहाँ पर लिख रखी है। बाकी और भी ज़्यादा अगर डिटेल आपको चाहिए तो फटाफट आप इस नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर आप सीधा intellecto.in की वेबसाइट पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी टेस्ट सीरीज है, स्तरीय प्रश्नों को शामिल किया गया है और समीक्षा अधिकारी के लिए भी चल रहा है, जिसका कि एग्ज़ाम 5 दिसंबर को है। तो आप फटाफट जाकर ज्वाइन करिए और फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए